गुड इवनिंग। वेलकम टू डिजिटल स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। मैंने 20 प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की है, जिसका ये पहला सेट है। आपको यहाँ से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैंने स्टैटिक जीके को शामिल किया है और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए स्पेशल ये बनाई गई है। और वही क्वेश्चन मैंने ऐड किया है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको, आप अगर पूरी सीरीज देखोगे तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्पेशल होने वाली है ये क्लास आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 वालों के लिए। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं उससे पहले, अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, जिससे जो अगला सेट आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो करते हैं अपनी क्लास की स्टार्ट और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न युग्म से कौन सा सुमेलित नहीं है। नीचे 4 मूवीज़ दी गई है और उनके निर्देशक दिए गए, इनमें से कौन सा गलत है ये बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं अवतार मूवी की। ठीक है, अवतार के बारे में बात करते हैं। तो अवतार मूवी का निर्देशन किसने किया था? वो किया था जेम्स कैमरून ने। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, बात कर लेते हैं हैरी पॉटर। हैरी पॉटर का निर्देशन किया था डेविड येट्स ने। यहाँ पर जो हैरी पॉटर आपको ये दिया गया है ये गलत है। जो रॉबर्ट डाउनी है ये गलत है, ये किया था यहाँ पर डेविड येट्स ने। किसने? डेविड येट्स ने। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जुरासिक पार्क, स्टीवन स्पिलबर्ग बिल्कुल सही है। और द हर्ट लॉकर, कैथरीन बिगोलो, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हैरी पॉटर है उसका रॉबर्ट डाउनी ने नहीं किया था, उसका किया था डेविड येट्स ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भावनी का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं भावनी के बारे में, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के बारे में। ठीक है, इसकी स्थापना होती है 22 अक्टूबर, एक मिनट, इसकी स्थापना होती है 22 अक्टूबर 2003 को। ठीक है, 22 अक्टूबर 2003 को इनकी स्थापना होती है। और जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो है चेन्नई, तमिलनाडु। कहाँ पर है? चेन्नई, तमिलनाडु में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और बात करते हैं जो परमाणु ऊर्जा विभाग है उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी 1954 में। ठीक है, जो भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग है उसकी स्थापना 1954 में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे? मुंबई में। इसके बाद बात करते हैं भारतीय विज्ञान संस्थान। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है भारतीय विज्ञान संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है बेंगलोर। कहाँ पर है? बेंगलोर में। किसका? भारतीय विज्ञान संस्थान, इसका बेंगलोर में मुख्यालय है। बात करते हैं नई दिल्ली में क्या है? तो नई दिल्ली में है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, बात करते हैं जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वो है चंडीगढ़ में। बात कर लेते हैं भारतीय खगोल संस्थान, तो इसका बेंगलोर में है। भारतीय खगोल संस्थान है जो, इसका भी बेंगलोर में है। बात करते हैं भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, बहुत बार पूछा जाता है, नई दिल्ली में। ध्यान रखना, भारतीय मौसम विभाग, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान इसका नई दिल्ली में। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे मुख्यालय हमने डिस्कस किए, कौन कौन से किए हैं। भावनी कर लिया, 22 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना होती है और मुख्यालय चेन्नई में है। ठीक है, इसके बाद भारत का जो परमाणु ऊर्जा विभाग है उसकी स्थापना 1954 में होती है और जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। बात कर लेते हैं भारतीय विज्ञान संस्थान, इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। ठीक है, और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करें तो उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, इसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है। और भारतीय भूचुंबकीय संस्थान, इसका मुख्यालय मुंबई में है। बात कर लेते हैं भारतीय खगोल संस्थान, इसका मुख्यालय बेंगलोर में है
और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। बहुत बार एग्जामों में पूछे जाते हैं मुख्यालय, इसलिए मैंने आपको एक ही चैप्टर में यहाँ पर लिखवा दिया, आप एक साथ इनको लिख लेना। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। 22 अक्टूबर 2003 को स्थापना होती है भवानी भारतीय नाविकीय विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है, ये भवानी की फुल फॉर्म है और इसका मुख्यालय चेन्नई में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। एक होता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है, एक होता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है, वो मनाया जाता है 24 दिसंबर को। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। ठीक है, अगर आपसे विश्व का पूछ ले तो वो है 15 मार्च को, और अगर राष्ट्रीय पूछ ले नेशनल उपभोक्ता अधिकार दिवस तो ये है 24 दिसंबर को। ठीक है, जो उपभोक्ता अधिकारों को संरक्षण हेतु संरक्षण अधिकार अधिनियम था वो कब लाया था, वो लाया था 1986 में ये अधिनियम आया था। उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम 1986 में ये आया था। ठीक है, और किसके द्वारा पारित किया गया था, ये राजीव गांधी जी के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, इसमें एक संशोधन भी हुआ था 2019 में। ठीक है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है, इसमें संशोधन किया गया था और इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में परिवर्तन कर दिया गया। ठीक है, सारे पॉइंट्स ध्यान रखना। बात कर लेते हैं यहाँ पर 15 मई को एक दिवस मनाया जाता है, विश्व परिवार दिवस। कौन सा, विश्व फैमिली डे, वर्ल्ड फैमिली डे कब मनाया जाता है, 15 मई को। इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है, ये मनाया जाता है 15 मार्च को, और जो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस है ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, जो उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण हेतु अधिनियम आया था वो कब आया था, 1986 में, और इसमें संशोधन कब हुआ था, 2019 में। और 15 मई को कौन सा दिन मनाते हैं, वो मनाते हैं वर्ल्ड फैमिली डे। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स हमने लगभग डिस्कस कर लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की। स्थापना होती है इसकी 1934 के अधिनियम से। ठीक है, 1934 का अधिनियम है और स्थापना होती है 1935 में। ठीक है, 1935 में स्थापना होती है। अधिनियम कौन सा है, 1934, कन्फ्यूज मत होना, ध्यान रखना। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ था, पहले था कोलकाता में। ठीक है, लेकिन अभी कहाँ पर है, मुंबई में, अभी मुंबई में। ठीक है, इनके जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे, सर ऑसबर्न स्मिथ। सर ऑसबर्न स्मिथ, जो स्मिथ साहब है, इनके पहले गवर्नर थे। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 के अधिनियम से 1935 में होती है। कोलकाता में इसका पहले मुख्यालय था, वो अब मुंबई में है, और इसके पहले गवर्नर कौन थे, सर ऑसबर्न स्मिथ। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं कि जो इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले भारतीय कौन थे जो कि आरबीआई के गवर्नर थे, तो वो थे सर सीडी देशमुख। कौन, सीडी देशमुख। सीडी देशमुख पहले भारतीय गवर्नर थे इसके। ठीक है, ध्यान रखना। कब से कब तक रहे थे वो रहे थे 1947 से 1949 तक। ठीक है, इसके बाद इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, वो हुआ था 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो आरबीआई का जो प्रतीक है उस पर किसका चिन्ह है, तो वह 2 ताड़ के वृक्ष और बंगाल टाइगर। ठीक है, 2 ताड़ के वृक्ष और बंगाल टाइगर
ये इसका लोगो है। लोगो पर चित्र पूछ लिया जाता है बहुत बार एग्जामों में, पिछली बार एनटीपीसी में पूछा गया था। तो आरबीआई से रिलेटेड जितने पॉइंट्स थे लगभग हमने क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट और रह गया कि जो अभी के वर्तमान में जो गवर्नर है वो है शशिकांत दास। कौन? शशिकांत दास अभी प्रेजेंट में गवर्नर है। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था इसका? 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। और जो प्रेजेंट में गवर्नर है वो कौन है? शशिकांत दास। ठीक है, ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे पॉइंट हमने क्लियर कर लिए। इसका लोगो पे क्या है? लोगो पे है ताड़ के वृक्ष। ठीक है, ताड़ के वृक्ष और बंगाल टाइगर। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि भारत की मार्शल आर्ट का एक खेल नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन दिया है और पूछा है कि इनमें से कौन सा भारत का मार्शल आर्ट नहीं है। ठीक है, बात कर लेते हैं सबसे पहले थांग टा के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं थांग टा के बारे में बात करते हैं। तो ये थांग टा कहाँ का मार्शल आर्ट है? ये है सिक्किम का। ठीक है, तो थांग टा है, ये कहाँ का मार्शल आर्ट है? यह है सर सिक्किम का। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर सिलम्बम की। तो ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। ठीक है, ये तमिलनाडु का है। और यहाँ पर लाठी फेसिंग का एक प्रकार है, मतलब लाठी से खेला जाता है। ये जो मार्शल आर्ट है लाठी से खेला जाता है। बात करते हैं परी खांदा, ये है बिहार का। ठीक है, ये है बिहार का, जहाँ परी का मतलब होता है ढाल। ठीक है, और जो खांदा होता है उसका मतलब होता है तलवार। ठीक है, और जो जेल हाउस है, ठीक है, ये भारत का मार्शल आर्ट नहीं है। ठीक है, ये अमेरिका का मार्शल आर्ट है। कहाँ का है? अमेरिका का। जो जेल हाउस है वो अमेरिका का मार्शल आर्ट है, ध्यान रखना। तो सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। थांगटा कहाँ का है? सिक्किम का। और सिलम्बम ये है तमिलनाडु का। परी खांदा कहाँ का है? बिहार का। ठीक है, जब परी का मतलब ढाल होता है, खांदा का मतलब तलवार होता है। और जो जेल हाउस रॉक है ये है अमेरिका का मार्शल आर्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेल हाउस भारत का नहीं है। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। अरे पढ़ ले, अरे ओ बावड़ी झालर, पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, नीचे 4 पुस्तक दी हुई है। ठीक है, 4 पुस्तक दी हुई है जिनमें डेटा रखा जाता है और पूछा है कि कौन सा गलत है इनमें से। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले येलो बुक की। ठीक है, तो जो येलो बुक है वो फ्रांस सरकार का आधिकारिक दस्तावेज है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बात है। येलो बुक में जो फ्रांस सरकार है वो अपने जो आधिकारिक दस्तावेज होती हैं वो रखती है। बात कर लेते हैं यहाँ पर वाइट पेपर की। तो वाइट पेपर में किसी विशेष मुद्दे पर आम लोगों के लिए खुलासा करने वाला भारतीय दस्तावेज। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। जो वाइट पेपर होता है वो क्या होता है? किसी विशेष मुद्दे को आम लोगों के लिए खुलासा करने वाला भारतीय दस्तावेज। ठीक है, बात कर लेते हैं रेड बुक के बारे में। ठीक है, रेड बुक के बारे में बात कर लेते हैं। तो किसी देश द्वारा प्रतिबंधित पुस्तक होती है वो होती है रेड बुक। ठीक है, और एक ध्यान रखना, एक होती है रेड बुक डाटा, है ना, रेड बुक डाटा। वो किससे संबंधित है? वो है जो लुप्त प्राय प्रजाति होती है जानवरों की, जो लुप्त प्राय प्रजाति जो लुप्त होने के कगार पर है, उनका डिटेल लिखा होता है उस बुक में, उसे बोलते हैं रेड डाटा बुक। ठीक है, यहाँ पर ओनली रेड बुक के लिए बोला है, तो वो है किसी देश द्वारा प्रतिबंधित पुस्तक। ठीक है, एक होती है वाइट बुक। ठीक है, एक होती है वाइट बुक, वो क्या होती है? वो होती है पुर्तगाल, चीन व जर्मनी का सरकारी प्रकाशन। ठीक है, कौन कौन से? पुर्तगाल, जर्मनी और चीन, इसका सरकारी प्रकाशन कौन सा होता है? वो होता है वाइट बुक।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि सारे ही सही है, तो जो वाइट पेपर है किसी विशेष मुद्दे पर आम लोगों के लिए खुलासा करने वाला भारतीय दस्तावेज है। जो येलो बुक है वो फ्रांस सरकार का आधिकारिक दस्तावेज है। जो रेड बुक है वो बोला जाता है किसी देश द्वारा प्रतिबंधित पुस्तक को। और वाइट बुक क्या होती है, जो चीन, जर्मनी और पुर्तगाल में सरकारी प्रकाशन होता है वो वाइट बुक में होता है। ठीक है, और जो रेड डाटा बुक होती है वो क्या होती है, जो प्रजाति का लुप्त होने के कगार पर है उनका डाटा उसमें लिखा जाता है, वो होती है रेड डाटा बुक। ठीक है, सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है। ठीक है, मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है। ठीक है, तो मोसाद है वो है इजराइल की, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोसाद है इजराइल की। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इराक की। इराक की कौन सी है, इजराइल की तो हो गई मोसाद। ठीक है, जो इराक है उसकी कौन सी है, इराक की है अल मुखरवात। ठीक है, अल मुखरवात ये है इराक की। बात करते हैं जो अमन है। ठीक है, जो अमन है और इजराइल है इन दोनों की कौन सी है, मोसाद। ठीक है, बात कर ले अगर आपसे चीन की, तो चीन की कौन सी है, चीन की जो गुप्तचर संस्था है वो है सेंट्रल एक्सटर्नल, कौन सी, सेंट्रल एक्सटर्नल, ठीक है, लेंजा डिपार्टमेंट, ये चीन का है। ठीक है, ये चीन की गुप्तचर संस्था है। पाकिस्तान की कौन सी है, कुत्ता पाकिस्तान की कौन सी है, जल्दी से बताओ, आईएसआई, शाबाश। ठीक है, और जो ईरान है उसकी कौन सी है, साबाक। साबाक किसकी है, ये है ईरान की। ठीक है, और इंडिया की कौन सी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इराक की कौन सी है। ठीक है, एक है रूस, बहुत बार पूछ लिया जाता है रूस के बारे में। जो रूस है उसकी है केजीबी। ठीक है, केजीबी और जीआरयू, ये है रूस की। तो इस क्वेश्चन में जितनी भी संस्था दे रखी थी वो हमने डिस्कस कर ली है, और मोसाद इजराइल की है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इराक की कौन सी है, अल मुखारवात। ठीक है, और चाइना की कौन सी है, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट। पाकिस्तान की कौन सी है, आईएसआई। ठीक है, और जो ईरान है उसकी कौन सी है, सावाक। और रूस की कौन सी है, रूस की है केजीबी और जेआरयू। ठीक है, केजीबी और जीआरयू। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि फेमा का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है आपको, फेमा। ठीक है, तो ये रिलेटेड है, यहाँ पर पूछा है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये वर्ड है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। तो ये होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो कौन से ऑप्शन में है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये है ऑप्शन नंबर 3, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक्ट 1999 में लाया गया था। ठीक है, 1999 में ये एक्ट बनाया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था, वो था भारतीय कंपनियों द्वारा देश के बाहर तथा विदेशी कंपनियों द्वारा देश के अंदर स्थापित संचालन के कुछ पहलुओं पर नियंत्रण करना। ये इसका उद्देश्य था फेमा का। ठीक है, सीधी भाषा में समझ लिए कि अगर अपनी कंपनियां विदेश में अपना काम कर रही है और विदेशी कंपनी अपने देश में काम कर रही है, तो जो उनका मनी एक्सचेंज था उसके लिए ये एक्ट बनाया गया था, फॉरेन एक्सचेंज
मैनेजमेंट एक्ट 1999 में ये बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में पूछा है, यहाँ पर दो कूट दिए गए हैं और पूछा गया है कि किसका संबंध किससे है। ठीक है, यहाँ पर चार आदमी दिए गए हैं, सामने चार उनके काम दिए गए हैं और पूछा है कि कौन सा किससे संबंधित है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ठीक है, बात करते हैं यामिनी कृष्ण मूर्ति। जो यामिनी कृष्ण मूर्ति है, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है जी भरतनाट्यम से। बात करते हैं वसीम जाफ़र, इनका संबंध है क्रिकेट से। ठीक है, राहुल गांधी है, ये है राजनीति से, और राजा रवि वर्मा है, ये है चित्रकारी से। ठीक है, बात कर लेते हैं यामिनी कृष्ण मूर्ति की। तो ये भरतनाट्यम डांस करती है, और आपसे पूछ लिया जाए कि भरतनाट्यम दो जो कहाँ का नृत्य है, कहाँ का डांस है, भरतनाट्यम डांस है, ये कहाँ का है? ये है तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। ठीक है, वसीम जाफ़र भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी है। ठीक है, राजा रवि वर्मा ये चित्रकार है, इनके द्वारा जो फेमस चित्रकारी की गई थी वो है शकुंतला, दमयंती, यशोदा कृष्णा। ठीक है, वैसे पूछेगा नहीं लेकिन ध्यान रखना। और जो राहुल गांधी है उनको तो आप सभी जानते हो, पप्पू, राजनीति से इनका संबंध है। ठीक है, तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि सूरज ताल झील कहाँ पर स्थित है। ठीक है, सूरज ताल झील कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन सी है यहाँ पर? चंद्रताल है, ठीक है, नाकोताल है, नाकोताल, ठीक, एक है रेणुका झील, रेणुका झील, ये भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कौन कौन सी है? सूरजताल, चंद्रताल, नाको झील और रेणुका झील, ये हिमाचल प्रदेश की झील है। ठीक है, बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में कौन सी है? सातताल। ठीक है, सातताल, इसके अलावा भीमताल। ठीक है, एक है रूपकुंड, एक है रूपकुंड और एक है नैनीताल। ठीक है, इसके अलावा एक और झील है सूर्यधार झील। कौन सी? सूर्यधार झील, ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कौन कौन सी है? सातताल, भीमताल, रूपकुंड, नैनीताल, सूर्यधार झील। ठीक है, हिमाचल में कौन कौन सी है? चंद्रताल, ठीक है, नाको झील, रेणुका झील और सूरजताल। बात कर लेते हैं राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन सी है? सांबर झील, ठीक है, पुष्कर झील, नक्की झील, ठीक है, एक है पचमदरा, एक है देवर और राजसमंद। इसके अलावा पिछोला। कौन कौन सी है? सांबर, पुष्कर, नक्की, पंचभद्रा, देवर, राजसमंद और पिछोला, ये राजस्थान की झील है। ठीक है, और जो झीलों का अध्ययन होता है उसको क्या बोला जाता है? निम्नोलॉजी। क्या? झीलों का अध्ययन निम्नोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, निम्नोलॉजी झीलों का अध्ययन को बोला जाता है। इससे क्वेश्चन में जो भी पॉइंट थे डिस्कस करने लायक लगभग हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल है, नाको झील है, रेणुका झील है, सूरजताल है। इसके अलावा उत्तराखंड में बात करते हैं, सातताल है, भीमताल है, रूपकुंड है, नैनीताल है और सूर्यधार झील है। ठीक है, बात करते हैं राजसमंद में, सांबर झील है, पचभद्रा है, नक्की है, ठीक है, और इसके अलावा है राजसमंद है, पिछोला है और देवर है। और झीलों का अध्ययन को क्या बोला जाता है? निम्नोलॉजी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सितार के साथ संबंधित नहीं है। नीचे चार आदमी दिए हैं और पूछा है कि किनका संबंध सितार से नहीं है। ठीक है, बात कर लेते हैं पंडित रविशंकर की। ठीक है, पंडित रविशंकर, और वे पंडित रविशंकर, इनका संबंध है सितार से। ठीक है, इनका संबंध है सितार से।
ठीक है। विलायत अली खां की बात करते हैं तो इनका संबंध भी सितार से है। ठीक है। उस्ताद अलाउद्दीन खां, इनकी बात करते हैं तो इनका संबंध है सरोद वादन से। किससे है? सरोद वादन से। ठीक है। और जो अमीर खुसरो है, इनका संबंध है अमीर खुसरो, इनका भी सितार वादन से संबंध है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उस्ताद अलाउद्दीन खां। यह है सरोद वादन से संबंधित। ठीक है। अमीर खुसरो की बात कर लेते हैं। अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के 8 शासकों का शासनकाल देखा था। 8 शासकों का शासनकाल देखा था इन्होंने। ठीक है, अमीर खुसरो साहब ने। और लैला मजनू पुस्तक इन्होंने लिखी थी। लैला मजनू पुस्तक किसने लिखी थी? वो लिखी थी अमीर खुसरो ने। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। उसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है। यहाँ पर दो आपको एक पॉइंट दिए हुए हैं कि कल्पक्कम मिनी रिएक्टर कामिनी औपचारिक रूप से वर्ष 1989 से चालू किया गया। ठीक है। और दूसरा दे रखा है कि कामिनी रिएक्टर का इस्तेमाल रेडियोधर्मी तथा गैर रेडियोधर्मी पदार्थों के न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। जो कल्पक्कम है, सबसे पहले बात करते हैं कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है। और ये रिएक्टर 1989 में चालू किया गया था रूस की सहायता से। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरे में बोला है कि कामिनी रिएक्टर का इस्तेमाल रेडियोधर्मी तथा गैर रेडियोधर्मी पदार्थों के न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी के लिए किया जाता है। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों ही ठीक है। बात करते हैं भारत में कितने परमाणु रिएक्टर है? वो है 7। ठीक है। कल्पक्कम और कुडनकुलम ये है तमिलनाडु में। नरोरा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। कैगा है कर्नाटक में। काकरापार है सूरत गुजरात में। ठीक है। इसके अलावा रावतवाटा है, वो है राजस्थान में। और जो तारापुर है वो है महाराष्ट्र में। ठीक है। सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है। एक बुक है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इसके लेखक कौन है? आपसे ये पूछा गया है। ठीक है। तो जो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है, इसके लेखक है संजय बारू। कौन है? संजय बारू इसके लेखक है। ठीक है। संजय बारू है, ये 2004 से 2008 तक जो मनमोहन सिंह जी है उनके मीडिया सलाहकार थे। ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर अमीश त्रिपाठी जी की। तो जो अमीश त्रिपाठी जी है, ठीक है, इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी? सीता मिथिला की योद्धा। कौन सी? सीता मिथिला की योद्धा। ठीक है। ये पुस्तक लिखी थी अमीश त्रिपाठी ने। बात कर लेते हैं यहाँ पर अरुण शौरी के बारे में। तो जो अरुण शौरी है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द वर्ल्ड ऑफ फतवाज। कौन सी? द वर्ल्ड ऑफ फतवाज। ठीक है। ये पुस्तक लिखी थी अरुण शौरी के द्वारा, द वर्ल्ड ऑफ फतवाज। यहाँ पर बात कर लेते हैं उदय मावलकर जी की, इनकी। ठीक है। तो इन्होंने लिखी थी मार्चिंग विथ विलियन। ठीक है। मार्चिंग विथ विलियन। मार्चिंग विथ विलियन ये पुस्तक लिखी थी उदय मावलकर जी ने। अमीश त्रिपाठी ने सीता मिथिला की योद्धा। ठीक है। संजय बारू ने द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। अरुण शौरी ने द वर्ल्ड ऑफ फतवाज। और जो उदय मावलकर है, इन्होंने मार्चिंग विथ विलियन ये लिखी थी। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संजय बारू। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्त्री शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में निम्न में से
किसके लिए देवी अहिल्या होलकर पुरस्कार दिया जाता है? ठीक है, जो देवी अहिल्या होलकर पुरस्कार है वो किसके लिए दिया जाता है, कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पुरस्कार दिया जाता है वीरता और साहस के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वीरता और साहस के लिए देवी अहिल्याबाई होलकर अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, और कौन कौन से पुरस्कार है जो दिए जाते हैं? वो है एक तो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। कौन सा? रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। ठीक है, इसके अलावा जीजाबाई पुरस्कार, जीजाबाई पुरस्कार। ठीक है, ये महिलाओं के मतलब स्त्री शक्ति के रूप में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई और जीजाबाई, ये अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, एक होता है वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में कौन सा दिया जाता है? वो दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ठीक है, और खेल के लिए कौन सा दिया जाता है? मेजर ध्यानचंद, जिसका पहले नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई, तो मुंबई में है वानखेड़े। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है, और बीसीसीआई का मुख्यालय भी कहाँ पर है? वानखेड़े, मुंबई में। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है अभी? सौरभ गांगुली। ठीक है, सौरभ गांगुली की एक पुस्तक थी ए सेंचुरी इज़ नॉट एनफ, ध्यान रखना। बात करते हैं दिल्ली। दिल्ली में है अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक है, अरुण जेटली कहाँ पर है? दिल्ली में, जिसका पहले नाम क्या था? फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला, इसका नाम रख दिया है अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम, ये दिल्ली में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बात कर लेते हैं कटक। कटक कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है, कटक, कटक में भी एक स्टेडियम है। ठीक है, कटक में कौन सा है? कटक में है एक क्रिकेट स्टेडियम है कटक में। ठीक है, कटक क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा संचालित होता है। बात कर लेते हैं और कौन कौन से क्रिकेट स्टेडियम हैं। जो कटक में क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है, वो है बारावती क्रिकेट स्टेडियम। कौन सा? बारावती क्रिकेट स्टेडियम, कटक क्रिकेट एसोसिएशन, ठीक है, इसके द्वारा ये संचालित होता है। इसके अलावा और बात कर लेते हैं विजयवाड़ा में कौन सा है? विजयवाड़ा में है इंदिरा गांधी स्टेडियम। कौन सा? इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ पर है? विजयवाड़ा। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं, आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, तो वो कौन सा है? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। कहाँ पर है? अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद में है। आपसे पूछ लिया जाए कि ईडन गार्डन, ईडन गार्डन ये कहाँ पर है? ये है कोलकाता में। ठीक है, एक है राजीव गांधी, राजीव गांधी स्टेडियम, ये कहाँ पर है? यह है हैदराबाद में। ठीक है, एक है वाईजैग, वाईजैग क्रिकेट स्टेडियम, ये कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो ये सारे ध्यान रखना, कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में स्थित है अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम, जिसका पहले नाम था फिरोज शाह कोटला और इसे बदलकर अरुण जेटली इसका नाम रख दिया गया है। चलते फिर अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मार्च किस राज्य का लोक नृत्य है? एक मार्च लोक नृत्य है, ये किस राज्य का है? ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के कौन कौन से लोक नृत्य हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक है टपाड़ी। कौन सा? टपाड़ी। ठीक है, एक है गिद्रा। ठीक है, गिद्रा नृत्य। ठीक है, इसके अलावा है संगमाड़िया। कौन सा? संगमाड़िया।
ठीक है। इसके अलावा माछ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। कौन कौन से हैं यहाँ पर? टपाड़ी है, ठीक है, एक है गिद्रा, एक है संगमारिया और एक है माछ। ये मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं हरियाणा के। हरियाणा में कौन कौन से लोक नृत्य हैं? तो एक है डफ, ठीक है, एक है डफ, इसके अलावा है धमाल, डफ, धमाल, खोरिया, फाग, खोरिया और फाग, ये यहाँ के लोक नृत्य हैं हरियाणा के। मध्य प्रदेश के कौन कौन से हैं? टपाड़ी, गिद्रा, संगवाड़िया और माछ। बात कर लेते हैं हरियाणा। हरियाणा के कौन कौन से हैं? डफ, धमाल, खोरिया, फाग, ठीक है, ये हरियाणा के हैं। बात कर लेते हैं केरल। तो केरल का दो आपको फेमस याद ही होगा, मोहिनीअट्टम और कथकली। इसके अलावा एक होता है थेयम, ठीक है, और एक होता है भद्रकली, ठीक है। बात कर लेते हैं असम की। तो असम का एक क्लासिकल डांस होता है सत्रिया, ठीक है, इसके अलावा होता है बिहू, ठीक है, और खेल गोपाल, ठीक है, ये यहाँ के फेमस डांस है। हरियाणा के हमने जान लिए हैं कौन कौन से। हरियाणा के डफ है, धमाल है, कोरिया है, फाग, ठीक है, ये हरियाणा के। केरल के कौन कौन से? कथकली, मोहिनीअट्टम, थेयम और भद्रकली। बात कर लेते हैं असम की। असम के कौन कौन से? सत्रिया, बिहू, खेल गोपाल, ठीक है, और कली गोपाल, ये असम के हैं। और मध्य प्रदेश के कौन कौन से हैं? टपाड़ी, गिद्रा, संगमारिया और माछ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है माछ। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया में ये स्थित है और दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है, ठीक है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है और दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण शैलेंद्र राजवंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? शैलेंद्र राजवंश के शासकों के द्वारा, ठीक है, शैलेंद्र राजवंश के द्वारा ये करवाया गया था इसका निर्माण। इंडोनेशिया का जो बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर है उसका निर्माण शैलेंद्र राजवंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। इस मंदिर में कुल 2672 पैनल है। कितने हैं? 2672 पैनल है, ठीक है, और बुद्ध की 504 मूर्तियाँ है। इतना बड़ा मंदिर है, इसमें 2672 पैनल है और 504 बुद्ध की मूर्ति है। निर्माण किसने करवाया था? शैलेंद्र राजवंश के शासकों ने, ठीक है। और वर्ष में एक बार मई जून के महीने में यहाँ लोग पूजा करते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं नेपाल। तो नेपाल में है पशुपतिनाथ का मंदिर। पशुपतिनाथ का मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा बुद्ध मंदिर कहाँ पर है, वो है इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर। इसमें 2672 पैनल है और 504 बुद्ध की प्रतिमा है। इसका निर्माण किसने करवाया था? शैलेंद्र राजवंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। जो अभी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन रहे थे वो हमने डिस्कस कर लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? फ्री स्टाइल शब्द कौन से खेल में यूज लिया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो फ्री स्टाइल शब्द है वो है तैराकी से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी एक शब्द है, कौन सा? ब्रेस्ट स्ट्रोक, ठीक है, ब्रेस्ट स्ट्रोक, ये भी तैराकी से संबंधित है। और फ्री स्टाइल ये भी तैराकी से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि टेनिस से संबंधित कौन कौन से हैं, ठीक है। टेनिस से संबंधित वर्ड कौन कौन से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है सर्विस, फाल्ट, डबल फाल्ट, वॉली, ड्यूस, ठीक है। ये सारे शब्द टेनिस से संबंधित है, ठीक है। और खो खो से संबंधित कौन कौन से हैं? वो क्रॉस लेन है, सेंट्रल लेन है, लाइन कट है, खो है, लेट खो है, माइनस खो है, ठीक है। ये सारे शब्द खो खो से रिलेटेड है, ठीक है। और कबड्डी से रिलेटेड वर्ड कौन कौन से हैं? वो है रेडर, एंटी वक लाइन, मार्च लाइन, बैटिक ब्लॉक, ठीक है। ये कबड्डी से रिलेटेड है।
एक बार फिर से याद कर लो। तैराकी से संबंधित कौन कौन से है? फ्री स्टाइल हो गया, ठीक है, ब्रेस्ट स्ट्रोक हो गया, ये दोनों तैराकी से संबंधित है। बात कर लेते हैं टेनिस से संबंधित, सर्विस, फॉल्ट, डबल फॉल्ट, वॉली, ड्यूस, ठीक है, ये टेनिस से रिलेटेड वर्ड है। बात कर लेते हैं खो खो, क्रॉस लेन, सेंट्रल लॉन और लाइन कट, खो, लेट खो और माइनस खो, ये खो से रिलेटेड है। बात कर लेते हैं कबड्डी, तो कबड्डी से रिलेटेड है रेडर, एंटी वक लाइन, मार्च लाइन, बैटिंग ब्लॉक और लॉबी, ये कबड्डी से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी, तैराकी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से किस देश के पास यूरेनियम का भंडार है? चार यहाँ पर आपको देश दिए हुए हैं और पूछा है कि कौन से देश के पास यूरेनियम के भंडार है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रसिया या फिर अमेरिका, यूएसए, ठीक है। बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में दो मरुस्थल है, कौन कौन से? एक तो है गिब्सन और एक है ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया, ये दो मरुस्थल है, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति वो कहाँ पर है? वो भी ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। और जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसकी के समानांतर एक पहाड़ी है, एक पर्वत श्रृंखला है, उसे बोला जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो घास के मैदान होते हैं उनको क्या बोला जाता है? डाउन्स उनको बोला जाता है। बात करते हैं कनाडा, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार किसके पास है? कनाडा के पास, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कनाडा के द्वारा ही विश्व को सबसे ज़्यादा यूरेनियम का निर्यात किया जाता है, ठीक है। बात कर लेते हैं, और ये कनाडा के बारे में एक और बात ध्यान रखना, जो सबसे ज़्यादा समुद्र के साथ सीमा कौन सा देश लगाता है वर्ल्ड में? वो है कनाडा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भारत में यूरेनियम की, ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन कौन करता है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। और जो भारत में झारखंड की जादूगोड़ा की यूरेनियम की खान है, ठीक है, वो यूरेनियम उत्पादन के लिए फेमस है। अच्छा, बात कर लेते हैं यूरेनियम का उपयोग कहाँ होता है। यूरेनियम 235 का उपयोग होता है नाभिकीय जो रिएक्टर होते हैं, परमाणु भट्टी वगैरह, वहाँ पर इसका उपयोग होता है, ठीक है, ईंधन के रूप में। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान रखना, जो यूरेनियम है इसकी खोज किसने की थी? वो की थी कैल प्रोथ नामक वैज्ञानिक ने। किसने? कैल प्रोथ नामक वैज्ञानिक ने 1789 में इसकी खोज की थी, यूरेनियम की। कैल प्रोथ ने 1789 में खोज की थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? जल्दी बताओ, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोचिप, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम होता है माइक्रोचिप, ठीक है। बात करते हैं सीपीयू, कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन है? वो है चार्ल्स बेबेज, ठीक है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर विज्ञान का जनक बोला जाता है। यहाँ पर एक होता है यूपीएस, जब लाइट चली जाती है तो आपके सिस्टम को चालू रखने के लिए होता है यूपीएस, उसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है, तो उसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनिट रप्टेड पावर सप्लाई, यूनिट रप्टेड पावर सप्लाई, ये यूपीएस का फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा होता है एक वर्ड एएलयू कंप्यूटर में, ठीक है, तो उसका फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो उसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। ये था पहला सेट एनटीपीसी के लिए, और अगला सेट कल आएगा। मैं 20 सेट आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ इस क्लास में, ठीक है, और 20 में से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जिसको लगता है कि उसको फ़ायदा होगा इस क्लास से, वो बेशक ले सकता है। कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर देना। पसंद आई हो क्लास तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, अगले सेट में। ये पहला सेट था, मैं 20 सेट आपको करवाने वाला हूँ इस सीरीज़ में, ठीक है।